हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है रोड टू सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। और ये एक बड़ा ही शानदार वीडियो होने वाला है। जैसे कि पिछला वीडियो जो था इंडियन बजट यूनियन बजट के ऊपर पार्ट 1 मैंने बनाया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था। क्योंकि मैं डिटेल एनालिसिस करता हूँ, हवा में आके सिर्फ पॉइंट्स बोलना मुझे पसंद नहीं है। तो इसलिए पार्ट बी अब इस वीडियो में करेंगे, जहाँ पे हम बजट को देखेंगे कि पार्ट बी में कौन कौन सी बातें की गई, कौन कौन सी जरूरी चीज है। और आपका फेवरेट चीज इसी में आने वाला है, वो 12 लाख वाला। तो प्लीज इसे एंड तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और बताइए कि देखो भाई, एक बंदा है, बजट पे उसने वीडियो बनाया, तो प्लीज देखो। तो बिल्कुल समय जाया किए बगैर पार्ट बी पे चलते हैं। ये हमारा दूसरा पार्ट है बजट का। और इसका जो पहला चीज हम पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहला सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो आपके लिए है वो ये है कि नो पर्सनल इनकम टैक्स पेबल अप टू इनकम ऑफ 12 लाख रुपीज, और सैलरी लोगों के लिए 12.75। यानी कि 12 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हो, 12 लाख रुपए तक अगर आप कमा रहे हो एक साल में, तो भैया आपको जीरो टैक्स, आपका टैक्स बर्डन जीरो है। अगर आप सैलरीड इंसान हो तो 12.75 यानी 75,000 एक्स्ट्रा पे आपको जीरो टैक्स लगेगा। तो सैलरीड वालों पे 75,000 की मेहरबानी क्यों है? क्योंकि सैलरीड वालों को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है ऐसे भी, इसलिए ये मेहरबानी है। पर ये अच्छी बात है। यानी कि मतलब मैं क्या बोलूं, मतलब खुशी जब होता है तो इंसान कुछ बोल नहीं पाता ना। तो बहुत अच्छी बात है यार, 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, अच्छी बात है। लेकिन मेरे दोस्त, आपका इनकम अगर 12 लाख से 1 रुपए भी ऊपर उठा, मतलब 12 लाख या 12,75,000 से 1 रुपए, 1,000 रुपए भी ऊपर उठा, समझ रहे हो, बहुत बुरा कटा है आपका। 12 लाख के ऊपर वाले को कोई रिबेट नहीं है, आपको पूरा टैक्स देना पड़ेगा। तो जिनकी सैलरी 12 लाख से ऊपर है, उनके लिए थोड़ा उनको तकलीफ हो रहा है। उनको तकलीफ इसलिए नहीं हो रहा है कि उन्हें टैक्स देना पड़ रहा है, उनको तकलीफ इसलिए हो रहा है क्योंकि 12 लाख वाले टैक्स नहीं दे रहे। साइकोलॉजी को समझो। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो उन्हें हो रहा है जिन्होंने अभी अभी सैलरी नेगोशिएट करके 12 लाख को 13 लाख किया होगा, या जिनका अभी अभी प्रमोशन हुआ होगा और उनकी सैलरी 13 लाख 14 लाख हो गई होगी। तो कोई बात नहीं, सरकार है, नियम बनाते हैं, हमें मानना पड़ेगा। तो ये जो न्यू स्ट्रक्चर है विल सब्सटेंशियली रिड्यूस द टैक्सेस ऑफ द मिडिल क्लास। ये मैंने पिछले वीडियो में बात करी थी, कैसे हमारा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा और हम कंज्यूमरिज्म को बूस्ट करेंगे। ठीक है। द न्यू इनकम टैक्स बिल टू बी क्लियर एंड डायरेक्ट इन टेक्स्ट सो एज टू मेक इट सिंपल एंड अंडरस्टैंड फॉर टैक्स पेयर्स एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि बहुत जरूरी है। ये टैक्स फाइल करना, आईटीएल फाइल करना एक हेडेक है। आधी से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आती है। तो इसे सिंपल बनाओ यार। कैनन्स ऑफ टैक्सेशन, एडम स्मिथ ने क्या कहा था, वो सिंपल होना चाहिए। अगर टैक्स स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड है तो मतलब क्या बोलूं मैं, बेकार है, फिर तो बर्बाद है यार फिर वो। रेवेन्यू ऑफ अबाउट 1 लाख करोड़ इन डायरेक्ट टैक्स विल बी फॉरगॉन। अब इसके वजह से 1 लाख करोड़ रेवेन्यू सरकार का फॉरगॉन हो जाएगा। यानी जो टोटल रिसिट है, टोटल रिसिट में हमें 1 लाख करोड़ का गिरावट देखने को मिलेगा, जिसपे कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो 12 लाख तक आपने फ्री किया, अगर फ्री नहीं करते तो कुछ लोग टैक्स देते ना उस पे, तो उससे 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू फॉरगॉन करना पड़ा है सरकार को। अब मुझे नहीं पता ये 1 लाख करोड़ सरकार और कहाँ से लाएगी अपने कॉर्पस में, पर लाना तो पड़ेगा, वरना देश कैसे चलेगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर। चलिए रिवाइज टैक्स स्ट्रक्चर देखते हैं। अगेन वन ऑफ द मोस्ट हाईलाइटेड चीज, 0 to 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है, नील। 4 to 8 लाख पे 5% है, 8 से 12 लाख पे 10% है, 12 से 16 लाख पे 15% है, 16 से 20 लाख पे 20% है, 20 से 24 पे 25% है, और 24 के ऊपर अगर आप कमा रहे हो तो अपना 30% टैक्स दे दो। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि अगर 12 लाख पे कोई टैक्स नहीं है तो ये स्लैब्स क्यों बनाए गए? देखो मेरे भाई, ये स्लैब बनाए गए हैं, टैक्स लगता है, पर चूंकि हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन और रिबेट मिल जाता है, इसलिए नेट टैक्स जो है वो हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है। टैक्स कैलकुलेट होता है, 5% 10% कैलकुलेट होगा। जैसे अगर आपका इनकम 6 लाख है तो 0 to 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, जीरो टैक्स। पर ये जो 6 लाख हुआ, ये जो एक्स्ट्रा 2 लाख हुए, ये एक्स्ट्रा 2 लाख पे 5% टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। यानी 5 2 10 और 3 जीरो और, यानी कि 10,000 रुपये कैलकुलेट हो जाएंगे। अब मान लो 8 से 12 लाख के बीच आपका इनकम है। मान लो आपका इनकम लेट से 10 लाख है, तो 0 to 4 लाख पे कोई टैक्स नहीं है। 8 to
8 से 12 लाख पे 10% है, तो 10 लाख पे 10%, यानी कि 1 लाख रुपए आपका टैक्स बनेगा। ओके, सॉरी मैंने गलत बोला। 10 लाख रुपए, तो 4 to 8 यानी 4 लाख पे 5% का टैक्स बनेगा। और यहाँ पे 8 से 12 पे जो 2 लाख बन रहा है, यानी 10 लाख आपका इनकम है तो 2 लाख बन रहा है। इस 2 लाख पे इस 2 लाख पे 10% टैक्स बनेगा। ओके, लेकिन ये टैक्स कैलकुलेट होने के बाद आपका 60,000 टैक्स बन रहा है, 60,000। और जो सरकार रिबेट दे रही है वो 80,000 पे दे रही है। 60,000 आपका टैक्स बन रहा है, सरकार 80,000 पे रिबेट दे रही है, यानी कि ये पूरा आपका माफ हो गया, खत्म, कोई टैक्स नहीं देना है। ओके, लेकिन अगर आप 13 लाख कमा रहे हो, 13 लाख, तो फिर गए आप। 13 लाख कमा रहे हो तो ये 4 लाख पे 5% टैक्स दोगे आप, ये 4 लाख पे 10% टैक्स दोगे आप, और यहाँ के 1 लाख पे 15% टैक्स दोगे आप। तो 4 लाख पे 5% कितने हो गए? 20,000। यहाँ के 4 लाख पे 10% कितने हो गए? 40,000। तो 20 और 40 60,000 हो गए। और यहाँ के 1 लाख पे 15%, यानी 15,000, यानी 75,000 आपको टैक्स देना पड़ेगा अगर आपका सैलरी 13 लाख है। 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं, क्योंकि आपका जो टैक्स बन रहा है वो 60,000 बन रहा है, रिबेट 80,000 का मिल रहा है। लेकिन जैसे ही 13 लाख हुआ, 75,000 टैक्स। ओके, तो ये इसका स्ट्रक्चर है। कोई इंसान अगर 20 24 25 26 27 28 29 30 50 लाख कमा रहा है, तब तो उसको गया सारा टैक्स गया, टैक्स दे दे के मरेगा वो बेचारा। ठीक है, मुझे लगता है ये 12 लाख तक नहीं करके आपको 20 लाख तक कर देना चाहिए था। मजाक कर रहा हूँ, पर जो भी किया अच्छा किया सरकार ने। कुछ लोगों को तो बेनिफिट मिला है, ठीक है, कुछ लोगों को तो बेनिफिट मिला है, अच्छी बात है। चलिए, लेकिन कैपिटल गेन्स पे ये नहीं है, ये सिर्फ सैलरी पे है। आगे देखते हैं। TDS TCS rationalization for easing difficulty. Rationalization of TDS by reducing number of rates and thresholds above which TDS is deducted. Limit for tax deduction on interest for senior citizens doubled. तो सीनियर सिटीजन का जो टैक्स डिडक्शन का है उस पर जो लिमिट है उसको डबल कर दिया गया, 50,000 से 1 लाख। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूजीसी नेट, मैं आज ही लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एनुअल लिमिट ऑफ 2.4 लाख फॉर टीडीएस ऑन रेंट इंक्रीज टू 6 लाख। ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेंट पे टीडीएस लिमिट बढ़ा दिया गया है। The threshold to collect tax at source on remittances under RBI's liberalized remittance scheme increased from 7 lakh to 10 lakh. Again, a very important question. The provision of the higher TDS deduction will apply only in non-PAN cases. Decriminalization for the cases of delay of payment of TCS up to the due date for filing statement. तो डिले पे भी जो पेमेंट होता था उसे डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। आपने कभी फाइन भरा है? प्लीज कमेंट में बताइए कि आपने टैक्स टाइम पे नहीं भरने की वजह से फाइन भरा है कि नहीं। ओके, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने भरा है, ठीक है, इसलिए मेरा छूट गया था डेट, तो मुझे फाइन भरना पड़ा। एनीवेज, रिड्यूसिंग कंप्लायंस बर्डन। Reduction of compliance burden for small charitable trusts and institutions by increasing their period of registration from 5 years to 10 years. 5 साल से 10 सालों का टाइम कर दिया गया है रजिस्ट्रेशन का। The benefit of claiming the annual value of self-occupied properties as nil will be extended for 2 such self-occupied properties. यानी कि अगर आप 4 प्रॉपर्टी पे थे तो 2 प्रॉपर्टी पे और बढ़ा दिया गया आपके लिए नील का। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत अच्छा सेक्शन है, मजा आ रहा है बताने समय, खुशी हो रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, the introduction of a scheme for determining arm's length price for international transaction of a block for 3 years, expansion of the scope of safe harbor rules to reduce litigations and provide certainty in international taxation, exemption of withdrawals made from NSS by individuals on or after 29th August 2024, यानी 29 अगस्त 2024 के बाद अगर आपने NSS से विड्रॉल किया है तो वो exempted है। Similar treatment to NPS Vatsalya accounts as is available to normal NPS account subject to overall limit. Okay, अभी इन सभी स्कीम्स पे एक दिन चर्चा करेंगे, एनपीएस क्या है, पेंशन स्कीम क्या है, ये सारी स्कीम पे चर्चा करेंगे एक दिन, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें रही नॉर्मल टैक्स। तो जो बजट है इसने 7 टैरिफ को रिमूव किया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रिमूव 7 टैरिफ, 7 टैरिफ रेट रिमूव हुए। दिस इज ओवर एंड अबव द 7 टैरिफ रेट्स रिमूव्ड इन 2023-24। तो 23-24 में 7 हटाए गए थे, अभी और भी 7 हटाए गए। आफ्टर दिस देयर विल बी ओनली 8 रिमेनिंग टैरिफ इंक्लूडिंग जीरो रेट। तो अब हमारे पास 8 तारीफ रेट ही है, ठीक है। Apply appropriate cess to broaden maintain effective duty incident except on a few items. तो सेस को मेंटेन किया गया है कुछ आइटम्स के अलावा, where such incidents will reduce marginally, और वो भी कमने वाला है। Levy not more than one cess और सरचार्ज, एक से ज्यादा सेस या सरचार्ज नहीं लगेगा। Therefore social welfare surcharge on 82 tariff lines
दैट आर सब्जेक्ट टू अ सेस एग्जम्प्टेड, यानी 82 टैरिफ लाइंस पे जिसपे सेस लगता था उसे एग्जम्प्ट कर दिया गया, उसे हटा दिया गया। ओके, प्लीज कमेंट में बताइए सेस और सरचार्ज में क्या डिफरेंस है, दैट्स अ क्वेश्चन। रेवेन्यू ऑफ अबाउट 2600 करोड़ इन इनडायरेक्ट टैक्स विल बी फोरगॉन। डायरेक्ट टैक्स में 1 लाख करोड़ फॉरगॉन हो रहा था, इनडायरेक्ट टैक्स में तकरीबन 2600 करोड़ टैक्स फॉरगॉन होगा। तो ये अब पता ही सरकार कैसे रिकवर करेगी, बट बहुत जरूरी होने वाला है ये कि कैसे सरकार इन पैसों को रिकवर करेगी। रिलीफ ऑन इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स एंड मेडिसिन फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम सीबीडी बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगता है उन दवाइयों पे, उन पे कस्टम ड्यूटी हटा दिया गया है 36 ऐसे ड्रग्स पे। 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन टू अट्रैक्ट कंसेशनल कस्टम ड्यूटी ऑफ 5%, कंसेशन लगेगा कस्टम ड्यूटी पे 5%, 6 लाइफ सेविंग ड्रग्स पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ केयर के लिए। स्पेसिफाइड ड्रग एंड मेडिसिन अंडर पेशेंट असिस्टेंट प्रोग्राम रन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनीज फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। 37 मोर मेडिसिन एडेड, 37 और दवाइयां उसमें ऐड की गई हैं, अलॉन्ग विद जो पहले से 13 दवाइयां उसमें थी। तो चीजों को सस्ता बनाया जा रहा है, तो टैक्स जो है वो रिलीफ हमें मिल रहा है टैक्स से, ठीक है। आई थिंक मीम्स का असर हुआ है। सपोर्ट टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड वैल्यू एडिशन, क्रिटिकल मिनरल्स जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, कोबाल्ट पाउडर एंड वेस्ट, स्क्रैप ऑफ लिथियम आयन बैटरी, लेड, जिंक एंड 12 मोर क्रिटिकल मिनरल्स फुल्ली एग्जम्प्टेड फ्रॉम कस्टम ड्यूटी। इन सबको कस्टम ड्यूटी से हटा दिया गया है। टेक्सटाइल टू मोर, तो ये जितने भी है ना इनके स्टॉक्स प्राइसेस आप समझ सकते हैं क्या होंगे। टेक्सटाइल टू मोर टाइप ऑफ शटरलेस लूम्स फुल्ली एग्जम्प्टेड टेक्सटाइल मशीनरी। कस्टम ड्यूटी रेट ऑन निटेड फैब्रिक, निटेड फैब्रिक यानी एक पर्टिकुलर स्वेटर होता है ना जो नेट करके बनाया जाता है। So BCD rate on knitted fabric revised from 10% or 20% to 20% or 115 per kg, whichever is higher. तो पहले 10% 20% होता था कस्टम ड्यूटी ऑन knitted फैब्रिक, पर अब उसे 20% कर दिया गया है या फिर 115 रुपीज पर केजी कर दिया गया है। इनमें से जो ज्यादा होगा वो अप्लाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, कस्टम ड्यूटी ऑन इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले, इसे इंक्रीज किया गया, यानी महंगा होगा ये, ठीक है। ये महंगा होगा, 10% से 20% किया गया। इंपॉर्टेंट, अगेन महंगा हो रहा है ये। बीसीडी रिड्यूस टू 5% ओपन सेल एंड अदर कंपोनेंट, ओपन सेल बैटरीज पे 5% बीसीडी रिड्यूस किया गया, यानी ये सस्ता होगा, ये महंगा होगा, ये सस्ता होगा। बीसीडी ऑन पार्ट्स ऑफ ओपन सेल एग्जम्प्टेड, ओपन सेल के कुछ पार्ट्स के बीसीडी एग्जम्प्ट कर दिया गया, यानी अगर हम असेंबल कर रहे हैं अपने कंट्री में लाके तो हमारे लिए सस्ता पड़ेगा। lithium ion battery, 35 additional capital goods for EV battery manufacturing and 28 additional capital goods for mobile phone manufacturing exempted, यानी ये भी सस्ता होगा। मोबाइल फोन सस्ता होने वाले हैं, ईवी बैटरी सस्ता होने वाली है। अब ईवी बैटरी सस्ता होगा तो जो इंडिजीनियसली ईवी बन रहा है वो भी सस्ता होगा, ठीक है। शिपिंग सेक्टर, एग्जेम्पशन ऑफ बीसीडी ऑन रॉ मटेरियल्स, components, consumables और parts of the manufacture of ship extended for another 10 years। इस पे ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड था, उसे 10 साल और बढ़ा दिया गया, यानी 2035 तक। सेम डिस्पेंशन टू कंटिन्यू फॉर शिप ब्रेकिंग, अगर जहाज टूटता है तो उस पर भी सेम लॉजिक लगाया गया। टेलीकम्युनिकेशन, इस पे भी कस्टम ड्यूटी 20% से 10% रिड्यूस कर दिया गया, यानी ये भी कमेगा। तो बहुत सारी चीजों पर टैक्स और कस्टम जो है वो रिड्यूस किया गया है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे देखते हैं क्या है। एक्सपोर्ट प्रमोशन, हैंडीक्राफ्ट गुड, टाइम पीरियड फॉर एक्सपोर्ट एक्सटेंडेड फ्रॉम 6 months to 1 year, फर्दर एक्सटेंडेबल बाय अनदर 3 months इफ रिक्वायर्ड, और भी 3 महीने बढ़ा सकते हैं। 9 आइटम्स एडेड टू द लिस्ट ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट में 9 आइटम और ऐड कर दिए गए हैं। कौन कौन सा आइटम वो नहीं लिखा है यहाँ पे, शायद एक्सटेंडेड बजट जो है, जो पूरा कंप्लीट बजट है उसमें लिखा हो। लेदर सेक्टर, कस्टम ड्यूटी ऑन वेट ब्लू लेदर फुली एग्जम्प्टेड, सस्ता हो गया, जाओ खरीदो। क्रस्ट लेदर एग्जम्प्टेड फ्रॉम 20% एक्सपोर्ट ड्यूटी, इसमें भी कम गया है। मैरीन प्रोडक्ट, कस्टम duty reduced from 30% to 5% on frozen fish paste for manufacturing and exports of its analog product. Custom duty reduced from 15% to 5% on fish hydrolysity, क्या होता है मुझे नहीं पता, for manufacture of fish and shrimp feeds, अच्छा मछलियों को खाना खिलाने वाला जो चारा होता है, अच्छा उस पर भी कमाया गया। क्यों कमाया गया, क्योंकि चारा सस्ता होगा तभी फिशिंग इंडस्ट्री इंप्रूव करेगी, और हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सस्टेनेबल फिशिंग हमें करनी है, ठीक है। डोमेस्टिक एमआरओस for railway good, railway MROs to benefit similar to the aircraft and ship MROs in terms of import of repair items. Time limit extended for export of such items from 6 months to 1 year and made further extendable by 1 year. Trade facilitation, time limit for provisional assessment, for finalizing the provisional assessment time limit of 2 years fixed, extendable by 1 year. Voluntary compliance, a new provision introduced to enable importers or exporters after clearance of goods to voluntarily declare material facts and pay duty
विद इंटरेस्ट बट विदाउट पेनल्टी, पेनल्टी नहीं लगेगी। Extended time for end use. Time limit for the end use of inputs in the relevant rules extended from 6 months to 1 year. Such importers to file only quarterly statements instead of monthly statements. तो फाइलिंग करना भी एक झमेला होता है, आप क्वार्टरली फाइल करो, मंथली फाइल करने की जरूरत नहीं। एंड हियर कम्स द एंड ऑफ द बजट। तो ये बजट था दो पार्ट में, पार्ट ए बजट में और पार्ट बी बजट में है। मैंने वीडियो पार्ट में बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2, या पार्ट ए और पार्ट बी कह लो आप। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बजट पसंद आया होगा, और मेरा एक्सप्लेनेशन भी पसंद आया होगा कि मैंने कैसे एक्सप्लेन किया, आपको डिटेल एनालिसिस समझ में आया कि नहीं, और आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करिए, और इसे प्लीज फैलाइए ताकि इस पे ज्यादा से ज्यादा विचार सामने आ सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले, बेल आइकन को हिट करना ना भूले। आई थिंक ये वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सप्लेनेशन है यूट्यूब पे बजट का, जो बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया गया है। तो प्लीज ये तमाम चीजें आप मेरे लिए कर दीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियोस जो है वो लाता रहूं। और स्कीम्स पे वीडियो जैसे कि मैंने कहा मैं लाने वाला हूं। और इसका पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा तो पहले पार्ट 1 देखो, फिर पार्ट 2 देखो, ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। इसके अलावा यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए अभी मैंने मल्टीपल इंटेलिजेंस मॉडल पे एक लेक्चर अपलोड कर दिया, प्लीज उसे जाकर चेकआउट करिए। और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर अभी आने वाले हैं टीचिंग पे, रिसर्च पे और तमाम चीजों पे। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बिजी शेड्यूल फॉर अस, क्योंकि हम लोग वीडियोस पे वीडियोस करने वाले हैं, लेक्चर्स पे लेक्चर्स करने वाले हैं, क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इसी तरह से जुड़े रहिएगा और अंत तक सारे वीडियोस को देखिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल द एंड, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम। एंड मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर।